नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेलों का अध्ययन किया। हमने देखे कि सेल 3 प्रकार के थे: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। देखिए, मुख्यतः होते तो 3 ही प्रकार के सेल हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, इनमें परिवर्तन किस तरीके से हुआ, अर्थात किन किन क्रमों में इन सेलों का जन्म हुआ, उसके आधार पर भी चट्टानों के कई रूप पाए जाते हैं। जैसे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आर्कियन युग की चट्टानें, कुड़प्पन युग की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो ऐसे ही चट्टानों का क्या होता है, क्रम अलग अलग होता है, अलग अलग युग में जन्म लेने के कारण। तो इसी को जानने के लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत का भूगर्भिक इतिहास, अर्थात भारत के भूमि में या भारत के भू में जितनी भी चट्टानें हैं उनका इतिहास क्या रहा है। पहले वह मूल रूप से कौन सी चट्टान थी, फिर परिवर्तित होकर वह किस चट्टान में परिवर्तित हो गई, फिर धीरे धीरे उनको किन किन नामों से जाना गया और उनकी क्या क्या विशेषता रही है। तो आइए सेलों के आगे ही क्रम में हम अध्ययन करते हैं भारत के भूगर्भिक इतिहास का। यह टॉपिक स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में नहीं लिखा गया है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सेल तथा खनिज संसाधन। इसीलिए सेल तो हमने पढ़े हैं कि सेलों का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। उसके साथ ही साथ हमने ये टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है क्योंकि आयोग आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में सेलों का क्रम क्या रहा है या भारत के भूगर्भिक इतिहास को आप बताइए। उसमें आपसे शॉर्ट प्रश्न भी बन सकते हैं कि आर्कियन युग की चट्टानें क्या हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हैं, कुड़प्पन क्रम की चट्टानें क्या हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या हैं और दक्कन क्रम की चट्टानें क्या हैं। ऐसे आपसे शॉर्ट प्रश्न भी बन सकते हैं और लेंदी प्रश्न भी बन सकता है। 11 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के भूगर्भिक इतिहास को समझाइए। तो भारत का भौगोलिक विभाजन अलग है और भूगर्भिक या भूगर्भिक इतिहास अलग है। आइए हम समझते हैं भारत के भूगर्भिक इतिहास को। तो दोस्तों, जो आपको ये चट्टानें भारत में दिखाई देती हैं, चाहे वह आग्नेय चट्टान हो, चाहे अवसादी हो, चाहे रूपांतरित हो, यह मूल रूप से इस तरीके से नहीं थी। इनका जो ये जो उत्पन्न हुई हैं वो अभी से नहीं हुई, बहुत ही प्राचीन काल से हुई हैं। जब आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आप देखते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो सबसे मान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत है, लेकिन जब आप ग्रहों की और सौरमंडल की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है। तो जो 8 ग्रह हैं, इन ग्रहों की उत्पत्ति की निहारिका से हुई थी। कैसे हुई थी? एक सूर्य था, अपना सूर्य है तो सूर्य तो था, सूर्य के पास से एक निहारिका का पिंड गुजर रहा था। जैसे ही इसके पास से गुजरा तो उस निहारिका से, उस पिंड से एक और पिंड गुजरा, उस पिंड से सूर्य के आकर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक निहारिका निकली। क्या निकली? निहारिका निकली। और वह निहारिका धीरे धीरे, जैसे ये पिंड आगे की ओर निकल गया तो निहारिका उससे अलग हो गई और उस निहारिका के टूटन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? विभिन्न ग्रह बने। तो ये जो ग्रह बने उस निहारिका से बने, और निहारिका जो थी वो तप्त अवस्था में थी, द्रव्य अवस्था में और गैसों का पिंड था। द्रव अवस्था में भी थी और गैसों का पिंड भी था, अर्थात जैसे हमारा सूर्य जल रहा है वैसे ही वो निहारिका भी या वो पिंड भी जल रहा था जिससे वो निहारिका निकली थी। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है वह प्राचीन समय में, मतलब जब यह उत्पन्न हुई थी, जब यह जन्म ले रही थी तो उस समय आग का गोला थी। कैसी थी? आग का गोला थी। अर्थात इस पर ना तो कोई चट्टान थी, ना जल था, ना कुछ था, सभी कुछ गैसों का मिश्रण था। गैस हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण था जिसके कारण यह जल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह जो पृथ्वी थी, आग का गोला थी, जिसमें सभी तत्व द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में थे, वह धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ठोस अवस्था में परिवर्तित होते गए। तो जैसे ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए तो जो इसके खनिज संसाधन थे, जो इसकी चट्टानें थीं, वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गईं। और ठोस अवस्था में परिवर्तित होने से जो मुख्य रूप से मूल चट्टान बनी, उन चट्टानों को कहा गया आर्कियन क्रम की चट्टानें या आर्कियन क्रम की सेल। क्या कहा गया? आर्कियन क्रम की सेल। अर्थात आर्कियन क्रम की सेलों का निर्माण कैसे हुआ है? पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ है। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई तो उसमें जो खनिज तत्व और जो चट्टानें थीं, जो सेल थे, पिघली हुई अवस्था में थे, वो जैसे ही ठोस बने, उस ठोस बनने से जो चट्टानें बनी उन्हें क्या कहा गया? आर्कियन की चट्टानें। ये सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पृथ्वी ठंडी हो रही थी उसी वक्त इन चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें सबसे प्राचीन चट्टान कहा जाता है। इनका निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ है और ये इसमें सिस्ट और नीस प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल पाए जाते हैं? सिस्ट और नीस। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन सेल कौन से हैं, तो सिस्ट और नीस प्रकार के जो सेल होते हैं वो सबसे प्राचीन होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो हुआ था आर्कियन युग की चट्टानों में हुआ था।
इन सेलों का इतना अधिक रूपांतरण हुआ है कि इनकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो अब नष्ट हो चुकी हैं। अर्थात जब पृथ्वी ठंडी हुई थी, ठंडी होने के बाद जो मूल रूप से चट्टानें बनी थी उनकी विशेषताएं कुछ अलग थीं, और अभी वर्तमान में जो चट्टानें पाई जाती हैं आर्कियन क्रम की, उनकी विशेषताएं अलग हैं। क्यों? क्योंकि समय बीतता गया, ताप और दाब बढ़ता गया, अपर्दन और अपक्ष और निक्षेपण की क्रिया होती गई, और इस प्रक्रिया के कारण इनकी जो मूलभूत विशेषताएं थीं वह भी परिवर्तित हो गई। आर्कियन सेल भारत में कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान तक प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 क्षेत्र में विस्तृत है। कहां पर है? प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय भारत आपको पता है कि जैसे गुजरात के नीचे यहां से चलते हैं, ये जो दक्कन वाला पठार कहलाता है, यहां पर दक्षिण वाला क्षेत्र ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 क्षेत्र में विस्तृत है। कहां से कहां तक है? तो यह है कन्याकुमारी से राजस्थान तक। कन्याकुमारी कहां? यहां पर है, और यहां से राजस्थान तक ये विस्तृत है। और ध्यान रखना, सारे दक्कन जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, सारे के सारे प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन क्रम की सेलें नहीं हैं। यहां पर और क्रम की सेलें भी हैं, लेकिन इसके 2/3 भाग की बात करें तो 2/3 भाग में कौन सी सेलें पाई जाती हैं? तो आर्कियन क्रम की सेलें पाई जाती हैं। आर्कियन सेल में दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? दुर्लभ, जो कहीं पर नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे खनिज कहां पर पाए जाते हैं? तो वह आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कीमती पत्थर, आध्यात्मिक खनिज और धात्विक अयस्क, ये सभी का सम्मिश्रण पाया जाता है, अर्थात ये सभी इसमें पाए जाते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें खनिज तो पाए जाते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, इतने ज्यादा नहीं पाए जाते। इन सेलों में जीवाश्म का अभाव होता है। ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है जो आपको सोचने में आ जाएगा कि जैसे ही पृथ्वी ठंडी हो रही थी, आग का गोला थी, और आग के गोले से ठंडे होने से चट्टानें बनी हैं, तो उस समय ना तो वनस्पति होगी और ना ही जीव जंतु का जन्म पृथ्वी पर हुआ होगा। इसीलिए जब ना तो वनस्पति थी और ना ही जीव जंतु थे, तो क्या इस चट्टान में जीवाश्म पाया जाएगा? तो नहीं पाया जाएगा। अर्थात इन सेलों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? जब आपकी सबसे पहली चट्टानें बन चुकी थी, आर्कियन युग की चट्टानें, पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी। ठंडी होने के बाद इसमें एक चट्टान बन गई जिसे आर्कियन युग की चट्टानें कहा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसमें अपक्षय और अपर्दन होता गया, ताप और दाव का प्रभाव पड़ता गया, और ताप और दाव के प्रभाव पड़ने से, अपक्षय और अपर्दन होने से, निक्षेपण होने से क्या हुआ? इन चट्टानों की विशेषताओं में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन होने से जो चट्टानें बनी उन्हें कहा गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या कहा गया? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन सेलों का सर्वप्रथम ये जो सेल हैं सर्वप्रथम कहां पर पाई गई थी? कर्नाटक के धारवाड़ में। मतलब जब कर्नाटक के धारवाड़ में इन सेलों को निकाला गया, इनकी विशेषताएं देखी गई तो कुछ हटके दिखी। तो उसके आधार पर ही जहां जहां पर उस प्रकार की सेलें दिखी, उन सेलों को क्या कहा गया? कुड़प्पन धारवाड़ क्रम की सेलें कहा गया, क्योंकि इनका नाम ही कर्नाटक के धारवाड़ वाले स्थान पर के आधार पर रखा गया था। धारवाड़ क्रम के सेल भी अत्यधिक रूपांतरण के कारण अपना मूल रूप खो चुके हैं। तो जितनी भी प्राचीन सेलें हैं, चाहे वह आर्कियन हो, चाहे धारवाड़ हो, चाहे कुड़प्पन हो, चाहे गोंडवाना हो, ये क्या बहुत प्राचीन है। इसलिए इनकी जो मूलभूत विशेषताएं होती हैं, वो मूलभूत विशेषताएं धीरे 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 परिवर्तित होती गई हैं। इनमें भी जीवाश्मों का अभाव है, क्योंकि इस वक्त भी जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी हुई थीं, उस वक्त भी पृथ्वी पर ना तो जीवाश्म था और ना ही वनस्पति थी। धीरे धीरे वायुमंडल बन रहा था, है ना। मतलब जीव की उत्पत्ति का एक क्रम चालू होने वाला था। उसके लिए जो परिस्थितियां आवश्यक हैं, वो आवश्यक परिस्थितियां बन रही थीं, लेकिन अभी तक जीवाश्म वहां पर नहीं आया था, अर्थात जीवों की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई थी। धारवाड़ क्रम के सेल भारत में सर्वाधिक धात्विक क्षमता युक्त होते हैं, अर्थात जो धारवाड़ क्रम की सेलें हैं, यहां पर बहुत अधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इन सेलों में धात्विक खनिज की बहुलता होती है। जैसे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम, क्रोमियम, टंगस्टन, निकेल, सीसा, अभ्रक, ऐसे मूल्यवान जो खनिज हैं या मूल्यवान पत्थर हैं, उनका समावेशन इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। कौन कौन से हो गए? तो सोना हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टंगस्टन हो गया, निकेल हो गया, सीसा हो गया, अभ्रक हो गया। तो इसमें जो खनिज हैं, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकारों के खनिजों का समावेशन पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन मूलदार जो पर्वत है, कौन सा है? अरावली पर्वत है, जिसका विस्तार मैंने आपको बताया था। कहां? गुजरात से लेकर कहां तक है? दिल्ली तक है। तो जो अरावली पर्वत है,
अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? तो वह धारवाड़ क्रम की सैलों से ही हुआ है। धारवाड़ क्रम की सैलों का निर्माण जब हो रहा था तभी इसका निर्माण हुआ है। बात करें हम कुड़प्पन क्रम की चट्टानें, तो ध्यान रखना ये जो क्रम चल रहा है, सबसे पहले आर्कियन आई, फिर धारवाड़ आई और फिर कुड़प्पन आई। इन चट्टानों का निर्माण एक दूसरी चट्टानों के टूटने से, उसमें क्षरण की प्रक्रिया से, ताप दाव का प्रभाव होने से, अपक्षय से, अपर्दन से, निक्षेपण के द्वारा हो रहा है। आर्कियन युग से धारवाड़ बनी और धारवाड़ के अपक्षय, अपर्दन और उसमें ताप और दाव के प्रभाव पड़ने से कौन सी चट्टानें बनती हैं? कुड़प्पन क्रम की चट्टानें बनती हैं। इन सैलों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले इन चट्टानों को आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में देखा गया था और फिर उस प्रकार की चट्टानें जहां जहां पाई गईं तो उन्हें क्या कहा गया? कुड़प्पन क्रम की चट्टानें कहा गया। इन सैलों का जो कायांतरण है वो धारवाड़ सैलों की तुलना में कम हुआ है, अर्थात जो रूप में परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं उनकी विशेषताओं में ज्यादा परिवर्तन होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जो नवीन चट्टानें आती जाएंगी उनमें जो उनकी जो विशेषताएं उनमें कम परिवर्तन होगा। तो ऐसे इनका भी कायांतरण जो है हुआ तो है, लेकिन आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपेक्षा बहुत कम हुआ है। इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यद्यपि यहां पर जीवाश्म ने जन्म तो ले लिया था, वनस्पति ने जन्म तो ले लिया था, अर्थात जीव पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे, वनस्पति बन चुकी थी, लेकिन बहुत अधिक समय व्यतीत होने के कारण उनके जो मूल अवशेष थे वह पूर्णतः नष्ट हो चुके थे, इसीलिए इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कुड़प्पन सैलों में स्लेट, क्वार्टजाइट एवं चूना पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। बहुमूल्य पत्थरों में जिनका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, तो कौन कौन से आते हैं? जैसे कि यहां पर स्लेट है, क्वार्टजाइट है, चूना पत्थर है, इन सभी का समावेशन इनमें पाया जाता है। निर्माण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक निचली कुड़प्पा और एक ऊपरी कुड़प्पा। तो पूछा जा सकता है कुड़प्पन क्रम की सैलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, एक निचली कुड़प्पा और एक ऊपरी कुड़प्पा। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली श्रेणी में, तमिलनाडु एवं कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, राजस्थान से लेकर दिल्ली जो श्रेणी है, दिल्ली की ओर जाती है वहां पर, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका विस्तार पाया जाता है। कुड़प्पन क्रम की चट्टानों में फिर ताप और दाव पड़ा, फिर अपक्षय, अपर्दन और निक्षालन की क्रिया हुई, निक्षेपण की क्रिया हुई और उससे बनी विंध्य क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? विंध्य क्रम की चट्टानें। इनका नामकरण विंध्य पर्वत के नाम पर रखा गया है, विंध्य पर्वत के आधार पर रखा गया है। इसके विस्तार की बात करें तो जहां जहां पर विंध्य पर्वत का विस्तार है वहां पर कौन सी सैलें पाई जाती हैं? वहां पर विंध्य क्रम की सैलें पाई जाती हैं। और इसका विस्तार तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में, यदि हम मध्य प्रदेश के नक्शे की बात करें, एक मिनट है, मैं नक्शा बना देता हूं। ये जो मध्य प्रदेश का नक्शा है, यहां पर जो विंध्य क्रम की सैलें हैं, यहां से राजमहल तक ये जो क्षेत्र कहलाता है, यहां पर विंध्य क्रम की सैलें पाई जाती हैं। इसीलिए जहां जहां ये विंध्य क्षेत्र है, विंध्य पर्वत है, वहां पर जो सैलें पाई जाएंगी वो कौन सी सैलें पाई जाएंगी? विंध्य क्रम की सैलें पाई जाएंगी। विशेषताओं की बात करते हैं इसकी, तो यह उत्तरीय मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य विभाजक का कार्य करता है। क्या करता है? उत्तरीय मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। आपको मैंने एक चीज बताई थी जब मैं आपको विंध्य पर्वत पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि यह नर्मदा नदी और गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इसी तरीके से जो उत्तर का मैदान है, जब आप भारत का चित्र देखते हैं, भारत के चित्र में, एक मिनट, भारत का मैं चित्र बना देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। ये भारत का चित्र समझ लीजिए आप, ये भारत का चित्र है, यहां पर विंध्य क्रम की सैलें हैं, ठीक है, विंध्याचल पर्वत है। तो जो विंध्याचल पर्वत है यह क्या करता है? यहां पर आपको पता है कि उत्तर का मैदानी क्षेत्र है और आपको पता है कि यहां पर प्रायद्वीपीय भारत है। तो विंध्य पर्वत क्या करता है? प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर के मैदानों के मध्य क्या करता है? विभाजन का कार्य करता है, इन दोनों को दो भागों में बांट देता है। विंध्य क्रम सैल का विस्तार की बात करें तो यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेके सासाराम बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जहां जहां पर विंध्याचल पर्वत का विस्तार है वहां वहां पर विंध्य क्रम की सैलें पाई जाती हैं।
विंध्य क्रम की सेलों में बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर सम्मिलित होता है। कौन कौन सा है? बलुआ पत्थर पाया जाता है और यहां पर चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर की बहुलता होती है, इसीलिए जितने भी सीमेंट उद्योग आपको देखने को मिलेंगे वो अधिकांशतः कहां पर देखने को मिलते हैं? आपको विंध्य क्रम की सेलों के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं या विंध्यन क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सामान्यतः विंध्य क्रम सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, परंतु कहीं कहीं पर वनस्पति जीवन के अवशेष जरूर मिले हैं। यहां पर भी क्या था? ये बहुत प्राचीन क्रम की चट्टानें हैं, इसलिए यहां पर जीवाश्म का अभाव है, लेकिन वनस्पति जीवाश्म थोड़े से कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सेलों में बहुमूल्य पत्थर, सजावटी पत्थर और गृह निर्माण पत्थर पाए जाते हैं। कौन कौन से बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं? बहुमूल्य पत्थरों की बात करें तो हीरा जैसे है, तो हीरा कहां से निकाला जाता है? विंध्यन क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। सजावटी पत्थर भी यहां पर पाए जाते हैं। गृह निर्माण के लिए जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, तो वो भी कहां से पाया जाता है? यहां से निकाला जाता है। पन्ना व गोलकुंडा के प्रसिद्ध जो हीरा की खदानें हैं वह विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती हैं। ध्यान रखना, ये गोलकुंडा वाला जो क्षेत्र है वह कहां पर आता है? वो तेलंगाना के अंतर्गत आता है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हैं कि जहां जहां पर विंध्याचल पर्वत है वहां पर विंध्य क्रम की सेलें हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि विंध्य क्रम की सेलें सिर्फ एक ही जगह नहीं होंगी, इनका नाम विंध्याचल पर्वत के आधार पर रखा गया है, लेकिन इस प्रकार की विशेषता की जो भी चट्टानें हैं जहां पर चूना की अधिकता पाई जाती है, जहां पर ये बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, वहां पर जो चट्टानें पाई जाएंगी उनको क्या कहा जाएगा? विंध्य क्रम की चट्टानें कहा जाएगा। तो ये चट्टानें तेलंगाना क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, इसलिए वहां पर भी जो कोहिनूर का हीरा आपको मिला था गोलकुंडा की खदानों में, वह भी किस क्रम की चट्टानों से मिला था? विंध्य क्रम की चट्टानों से मिला था। इन चट्टानों से निकलने वाले बलुआ पत्थर से बहुत सारी इमारतों का निर्माण भी हुआ है, जैसे कि लाल किले का निर्माण हुआ है, आगरा के किले का निर्माण हुआ है, सारनाथ का स्तूप इन्हीं से बना हुआ है, सांची के स्तूप की बात कर लीजिए आप, जामा मस्जिद की बात कर लीजिए, तो इनका निर्माण जिन पत्थरों से हुआ है उन पत्थरों का उत्खनन कहां से किया गया है? विंध्य क्रम की सेलों से किया गया है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये चित्र सेलों का है। यहां पर आप देखते हैं कि आर्कियन क्रम की सेलें जो तिरछे हैं, मतलब ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, तो ये क्या है? ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, मतलब इनका निर्माण सबसे पहले हो चुका था। तो ध्यान रखना ये सिर्फ यहां विस्तृत नहीं है, ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके नीचे वाले क्षेत्र में विस्तृत है, यह पूर्वोत्तर भारत में भी थोड़ी सी जगह पर विस्तृत है। ऐसे यदि हम विंध्य क्रम की सेलों की बात करते हैं तो विंध्य क्रम की सेलें जो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र यहां आ जाइए, तो ये वाला क्षेत्र क्या है? विंध्य क्रम की सेलों वाला क्षेत्र है। दक्कन की बात करते हैं तो दक्कन वाला पठार आपको पता है, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो दक्कन की सेलों के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही यदि आप कुड़प्पन क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो कुड़प्पन क्रम की चट्टानें कहां पर है? जो डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कुड़प्पन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तृतीयक चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं? तो तृतीयक चट्टानें आप देखिए यहां पर क्षेत्र थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र, तो यहां पर तृतीयक क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये जहां पर जी दिखाई दे रहा है, जैसे ये वाला भाग हो गया, थोड़ा सा ये वाला भाग हो गया, तो यहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण भारत में इन चट्टानों का विस्तार इस चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। इसको और अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी आप विशेषताएं याद कर लेते हैं तो आपको चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप विशेषताओं के आधार पर खुद ही चित्र बना सकते हैं। बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों की। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो गोंडवाना क्रम सेलों का निर्माण परतदार अवसादी सेलों के रूप में मध्य कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग कौन सा युग था? तो आपको मैं बता दूं कि जब आप महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ते हैं तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था कि पृथ्वी में पहले ये 7 महाद्वीप नहीं थे और ये 5 महासागर जो हैं वो नहीं थे। ये 5 महासागर आपस में जुड़े हुए थे और ये जितने 7 महाद्वीप हैं ये भी आपस में जुड़े हुए थे। महाद्वीपों के जुड़े हुए भाग को पेंजिया कहा गया था और जो महासागर थे उनके जुड़े हुए भाग को पेंथालासा कहा गया था। कार्बोनिफेरस युग में ये जो पेंजिया था, पेंजिया में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। जैसे ही इसमें विभाजन हुआ था तो यहां पर जो वनस्पति जन्म ले चुकी थी, यहां पर जो जीव जंतु जन्म ले चुके थे, जैसे कि डायनासोर का आपने नाम सुना होगा। तो डायनासोर बहुत बड़े शरीर वाला एक मांसाहारी जीव हुआ करता था। तो जैसे ही कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का टूटन हुआ या जो जो प्लेटें थी उनका क्या हुआ? विच्छेदन हुआ, ये टूटी। तो टूटने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूहलचल हुई और जो वनस्पति थी वह दब गई, जो जीव जंतु थे वो दब गए और दबने के कारण एक चट्टानों का निर्माण हुआ। उन चट्टानों को कहा गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्या कहा गया? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और इन्हीं चट्टानों में आप देखते हैं कि कोयला पाया जाता है।
गोंडवाना क्रम सेलों का भारत में विस्तार 4 भागों में माना जाता है। कहां कहां पर माना जाता है? 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। जैसे एक महानदी का क्षेत्र है, छोटा नागपुर का या दामोदर नदी का क्षेत्र है, गोदावरी या बैनगंगा या वर्धा घाटी क्षेत्र है, और कच्छ का काठियावाड़ क्षेत्र है। तो ये 4 भागों में गोंडवाना क्रम की सेलों को बांटा गया है, इनके विस्तार को बांटा गया है। कौन कौन सा है? महानदी का क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारिया दामोदर नदी का क्षेत्र, तीसरा गोदावरी बैनगंगा वर्धा नदी का क्षेत्र, और कच्छ का काठियावाड़ का क्षेत्र। अधिकांश कोयला, भारत के यदि हम अधिकांश कोयले की बात करें तो वह कहां पर पाया जाता है? अधिकांश कोयले की बात करें तो 95% कोयला गोंडवाना क्रम की सेलों में ही पाया जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ था। तो कोयले का निर्माण, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही थी, टूट रही थी, तो वहां पर भूकंप आया, भूस्खलन हुआ, उससे जो बहुत बड़े बड़े फर्न के जंगल थे वह दब गए, और दबने के कारण वर्षों लाखों वर्ष बीतने के बाद वह क्या हो गए? वो सड़ गए, गल गए, और सड़ने गलने के बाद वह कोयला में परिवर्तित हो गए। तो कोयले का निर्माण किस में हुआ था? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हुआ था। इसलिए सबसे अधिक कोयला कहां पर पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और वो युग कौन सा था? तो हर्सिनियन हलचल माना जाता है उसको। वो हलचल के कारण ही वो कार्बोनिफेरस युग में टूटे हुए थे। इनका नामकरण मध्य प्रदेश के प्राचीन गोंड राज्य के नाम पर रखा गया है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका नामकरण किसके आधार पर रखा गया है? जो मध्य प्रदेश का गोंड राज्य है उसके आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है। बात करते हैं हम दक्कन ट्रैप की चट्टानों की। तो याद करिए, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था आर्कियन युग की चट्टानें। मैंने बोला था कि आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ था? तो तप्त मैग्मा के ठंडे होने से हुआ था, क्योंकि पृथ्वी पहले आग का गोला थी। समय बदलता गया, समय बदलने से आर्कियन से धारवाड़, धारवाड़ से कुड़प्पा, कुड़प्पा से अलग अलग क्रम की चट्टानें बन रही थी, है ना। बाद में विंध्यन बनी। अब चट्टानों का स्वरूप बदल गया, लेकिन फिर आया ज्वालामुखी का समय, मतलब दक्कन ट्रैप का समय। क्रिटेशियस काल की बात है। क्रिटेशियस काल के अंत में प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारे ज्वालामुखी फटे, ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, क्योंकि यहां पर दरारें थी। दरारों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर का लावा पृथ्वी की सतह पर आया, जिसके परिणाम स्वरूप विशाल स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। ये लावा जो था, वो जो मैग्मा था, वह लावा बन के पूरे भारत के जो दक्कन वाला क्षेत्र है उसमें फैल गया, और फैलकर जमने के कारण बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, और इन्हीं को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना गया। जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के निक्षेप से हुआ है, उसे दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहा गया। दक्कन ट्रैप कहां से कहां तक है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। कहां कहां? तो यह आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में। दक्कन ट्रैप ओजाइट बेसाल्ट से बना है, और इस बेसाल्ट का उपयोग किस में किया जाता है? सड़क और गृह निर्माण में किया जाता है। बेसाल्ट चट्टानों का, जो ओजाइट बेसाल्ट चट्टान है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? या तो सड़क निर्माण में किया जाता है, या भवन निर्माण में भी किया जाता है। बेसाल्ट सेलों के अपघटन से गहरी मटियार रेंगुर मृदा मतलब किसे कहा जाता है? रेंगुर मृदा, काली मृदा को। तो इसके विघटन से गहरी मटियार रेंगुर मृदा का निर्माण हुआ है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास और फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं मैंने आपको बता चुका हूं जब मृदा पढ़ा रहा था। तो यहां फिर से देख लीजिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास और फास्फेट तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। और यह मृदा कपास की खेती के लिए, याद करिए, मैंने जब आपको काली मृदा, रेंगुर मृदा, स्वतः कृष्ण मृदा पढ़ाई थी, तो मैंने वहां पर बताया था कि काली मृदा में कौन सी फसल उगती है। तो कौन सी फसल है? कपास की खेती होती है, यहां पर मूंगफली की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। तो ये फसलें कहां पर होती हैं? काली मृदा में होती हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं हम तृतीय क्रम की चट्टानें। तृतीय क्रम की चट्टानें, इस क्रम की सेलों का निर्माण इयोसीन से लेकर प्लायोसीन युग के मध्य हुआ है। कहां से कहां तक हुआ है? इयोसीन युग आया था, और इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन जो युग था उसके मध्य में जिस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ उसे तृतीय क्रम की चट्टानें कहा गया। कौन सी चट्टानें कहा गया? तृतीय क्रम की चट्टानें। इसी समय हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अर्थात आपसे यदि पूछा जाए हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ, तो वह इयोसीन युग से लेकर प्लेओसीन युग के मध्य हुआ। और हिमालय पर्वत का निर्माण जब हो रहा था, यह किन चट्टानों से हुआ है? तो वह तृतीय क्रम की चट्टानों से हुआ है। अतः हिमालय क्षेत्र में इन सेलों की बहुलता पाई जाती है। कौन सी सेलों की? तृतीय क्रम की सेलों की बहुलता पाई जाती है। इस क्रम के सेलों का विस्तार कश्मीर से लेकर असम तक,
सतत व पूर्वी और पश्चिमी तटों में छिटपुट पाया जाता है। मतलब जो आपका भारत का नक्शा है, भारत यदि आप देखते हैं, भारत के नक्शे में ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है, तो यहां पर तो पूरा ही पाया जाएगा तृतीय क्रम की चट्टानें। इसके साथ ही साथ जब आप ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो यहां पर भी छुटपुट छुटपुट कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तृतीय क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। लास्ट फिर आती हैं अभिनूतन क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? अभिनूतन क्रम की चट्टानें, जो कि आखिरी चट्टानें हैं। ठीक है, कालांतर समय बदलता गया, फिर सबसे बाद में जो चट्टानें बनी उन्हें अभिनूतन क्रम की चट्टानें कहा गया। यह संरचना सिंधु और गंगा के मैदानों में पाई जाती है। मतलब अभिनूतन क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं? तो ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और कौन सी नदी के मैदानी क्षेत्रों में? तो सिंधु और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सबसे आखिरी जो काल आ रहा था, फिर बाद में काल आया था, उसे कहते हैं प्लेस्टोसीन काल। इस युग में बनी सेल भारत के प्राचीनतम जलोढ़ मृदा बांगर का निर्माण हुआ। मतलब इस काल में, किस काल में? प्लीस्टोसीन काल में बांगर मृदा का निर्माण हुआ। और मैंने आपको बताया था कि जो जलोढ़ मृदा है उसके दो रूप होते हैं, एक बांगर मृदा और एक खादर मृदा। बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है और खादर मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो कभी कभार बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, बाद में फिर समय बीतता जाता है लेकिन बाढ़ उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती। तो एक बार तो वह खादर मृदा थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें उत्पादन होने के कारण, कृषि लगातार होते रहने के कारण वह धीरे धीरे पुरानी हो जाती है और उस मृदा को कहा जाने लगता है बांगर मृदा। तो बांगर मृदा के जो क्षेत्र हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? अभिनूतन क्रम की चट्टानों या सैलों के अंतर्गत आते हैं। यह क्रम सतलज, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदी घाटियों के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्यान रखना, जितनी भी नदी घाटियों के क्षेत्र हैं जहां पर भी जलोढ़ मृदा का निक्षेप होता है, वह क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? अभिनूतन क्रम के सैलों के अंतर्गत आते हैं। तो हिमालय का निर्माण अभिनूतन क्रम की सैलों के पहले हुआ था, जो कि तृतीय क्रम की सैल के अंतर्गत आता है। और जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वह गंगा का हो, सिंधु का हो, ब्रह्मपुत्र का हो, नर्मदा का हो, ताप्ती का हो, कावेरी का हो, गोदावरी का हो, तो ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? अभिनूतन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारी चट्टानें या भारत का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास के साथ साथ ही आपका जो सेल वाला टॉपिक है वह समाप्त होता है। मैंने सेल के अंतर्गत जितने भी परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं वो सभी कवर करने का प्रयास किया है। सेलों से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वह भारत के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित हों और चाहे उसके वर्गीकरण से संबंधित हों, या फिर आग्नेय चट्टानों में जो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, मतलब इसका जो वर्गीकरण होता है, चाहे वह पातालिक क्रम की हो, मध्यवर्ती हो या बहरसही हो, अर्थात आंतरिक वर्गीकरण और बाहरी वर्गीकरण, तो जितनी भी स्थलाकृतियां बनती हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास किया है। तो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे इस टॉपिक से, तो मेरे ख्याल से सारे कवर होने चाहिए आपके इस टॉपिक से। ठीक है, बाकी और कुछ यदि रह जाता है तो उसको भी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में आपके सेलों के साथ साथ खनिज संसाधन भी दिए गए हैं। प्राकृतिक खनिज संसाधन के अंतर्गत हमने कौन कौन से खनिज संसाधन पढ़े हैं? तो हमने मृदा का अध्ययन कर लिया, वन का अध्ययन कर लिया, मृदा, वन और किसका अध्ययन किया है आपने? जल का अध्ययन कर लिया और सेलों का अध्ययन कर लिया। अब बचे हैं आपके खनिज संसाधन, तो उनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।